हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लाइफ प्रोसेस में अभी तक हम लोगों ने देख चुका है न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे वो होगा ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन। ओके, क्लास स्टार्ट करने से पहले जैसा कि हम हर बार बोलते हैं, अगर आप लोगों को किसी भी टाइप का दिक्कत है तो हमारे जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप अपना डाउट भेज सकते हैं, तो हम आप लोग को आप उसका सॉल्यूशन देंगे। या फिर हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उसमें से आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप हम लोग से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, सबसे पहला मैंने आप सबको क्या बताया था, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन आदमी ने लिया, ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिशन जो हम लोग ने खाना खाया उसका डाइजेशन होता है। ओके, खाना खाए उसका डाइजेशन हुआ, उसके बाद रेस्पिरेशन। ठीक है, वो खाना जो हम लोग खाएं उसका ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, अब ब्रेकडाउन होने के बाद वो सिंपलर फॉर्म में टूट गया, सिंपलर फॉर्म्स में आ गया अपना। ये सॉलिड था, इसको हम लोगों ने सिंपलर फॉर्म में तोड़ा। अब ये जो सिंपलर फॉर्म में आ गया, अब ये चीज़ तो डाइजेशन हो गया हमारे पेट में। ओके, हमारे गट में इसका डाइजेशन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद वो चीज़ जाता कहाँ है? ठीक है, तो वो चीज़ जाता कहाँ है वो हम लोग पढ़ेंगे इस लाइफ प्रोसेस में। मतलब जो चौथा लाइफ प्रोसेस है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, या फिर सर्कुलेशन, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह सर्कुलेट करना। ओके, इसी को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमंस में भी पढ़ना है और प्लांट्स में भी पढ़ना है। तो पहले हम लोग ह्यूमंस में स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन करने से पहले आप लोग ये चीज़ हमेशा एक एडवर्टाइजमेंट पे आप लोग ये चीज़ देखते रहते होंगे कि ह्यूमन बॉडी जो है वो 70% वाटर से बना हुआ है, 70% वाटर से बना हुआ है। 70% वाटर का कहने का मतलब क्या है? हम लोग 70% वाटर से नहीं, 70% पानी से बने हुए हैं। तो पानी क्या है? ठीक है, तो वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट एक बॉडी फ्लूइड है। ठीक है, वो क्या है? बॉडी फ्लूइड है। ठीक है, जो कि दो तरह का होता है, दो ग्रुप्स में इसको बांटते हैं। एक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, दूसरा होता है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, जो हमारे बॉडी में पानी प्रेजेंट होता है, जो 70% वाटर प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में, वो एक बॉडी फ्लूइड होता है। ठीक है, जो एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है और दूसरा इंट्रा सेल्यूलर होता है। जैसा कि नाम आप लोग देख रहे हो, इंट्रा मतलब इन, सेल्यूलर मतलब सेल। ऐसा फ्लूइड जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, ऐसा फ्लूइड जो सेल के अंदर प्रेजेंट हो, इनसाइड में प्रेजेंट हो, उसको कहते हैं इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। जैसे कि 9th क्लास में जब आप लोगों ने सेल पढ़ा होगा तो ये चीज़ आप लोगों ने जाना होगा कि जो एक सेल होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, उसी तरीके से सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स भरा होता है, ये भी एक टाइप का फ्लूइड है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक जेली लाइक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो ये सारे जितने भी फ्लूइड्स होते हैं वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इनको हम लोग इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। उसी तरीके से जब हेडिंग में यहाँ पे देखें हम लोग तो यह है एक्स्ट्रा मीन्स आउट और सेलुलर मीन्स सेल। ऐसा फ्लूइड जो सेल के बाहर प्रेजेंट हो, तो सेल के बाहर कहाँ? सराउंडिंग में नहीं, बॉडी के अंदर ही सेल के बाहर जो प्रेजेंट हो उस फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कह सकते हैं। जैसे कि टिश्यू फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, उसके बाद हो सकता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो स्केलेटन सिस्टम आप लोगों ने शायद 9th क्लास में स्केलेटल टिश्यू के बारे में जाना होगा, तो उसी में स्पाइनल कॉर्ड भी होता है। इसमें भी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो हम लोग को पढ़ना है नर्वस सिस्टम के बारे में। जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो वहाँ पे पढ़ना है। तो वहीं पे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वहाँ पे भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है। हम लोग का जो ब्रेन होता है वहाँ पे भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उसी तरीके से यूरिनरी ट्रैक्ट में आ जाए
तो यूरिनरी ट्रैक में भी फ्लूइड भरा होता है। इसी तरीके से बॉडी में अलग अलग तरह के ट्रैक्स होते हैं जहाँ पे फ्लूइड भरा होता है, तो वो सारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं। ओके, आगे बढ़ते, तो अब हम लोग समझ गए कि ये बॉडी फ्लूइड्स क्या हो गए। तब जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को पढ़ना है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, क्या पढ़ना है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली 3 ऑर्गन्स हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज योर ब्लड, सेकेंड वन ब्लड वेसल, एंड द थर्ड वन हार्ट। ओके, देखिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली हम लोग ब्लड वेसल और हार्ट के बारे में जानते हैं। क्लास 9 में आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, टिश्यू जब स्टार्ट किया हो तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप लोगों को ब्लड के बारे में बता दिया गया होगा कि ब्लड्स के जो होते हैं कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है लिक्विड कंपोनेंट, एक होता है सॉलिड कंपोनेंट। तो सॉलिड कंपोनेंट में हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब प्लेटलेट्स को ले लेते थे, और लिक्विड कंपोनेंट्स में हम लोग प्लाज्मा को ले लेते थे। ये सब चीज़ हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो ये इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उसी को इंटर रिलेट करके यहाँ पे सिर्फ समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि ये जो ब्लड होते हैं हमारे बॉडी में किसी वेसल के अंदर मूव करते हैं, ऐसे ही हर जगह नहीं घूम रहे होते हैं, ठीक है। ये किसी न किसी वेसल्स में घूमते हैं, तो वो ब्लड वेसल्स के बारे में आज यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हमारे हो जाते हैं पहले आर्टरी, दूसरा हो जाता है वेन्स, एंड द थर्ड वन इज कैपिलरीज। कैपिलरीज, आर्टरी जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वेन्स जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। और कैपिलरीज जंक्शन का काम करता है, ठीक है। जैसे या फिर ऐसे छोटे छोटे ऑर्गन्स के पास कैपिलरी पहुंच जाता है जहां पे आर्टरी और वेन्स नहीं पहुंच सकते। जैसे कि हमारा फिंगर टिप में अगर ब्लड को पहुंचाना है तो वहां पे कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। या फिर जैसे कि कहीं से ब्लड एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है तो वहां पे कैपिलरीज जंक्शन का काम करते हैं, ठीक है। चलिए, और जो थर्ड चीज़ हम लोग को पढ़ना है वो है हमारा हार्ट, ह्यूमन हार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हार्ट को। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में पहला चीज़ हम लोग क्या पढ़ेंगे? हार्ट, ठीक है। तो पहले हम आप लोग को हार्ट का एक फिगर बता देते हैं, उसके बाद हम आप लोग को बताएंगे कि हार्ट जो होते हैं वो कुछ टाइप्स में होते हैं। जैसे कि हम लोग ह्यूमंस हैं तो आप लोग ये जानते हो कि ह्यूमंस का 4 चैम्बर का हार्ट होता है, ओके। ह्यूमंस के पास 4 चैम्बर का हार्ट होता है, जिसमें 2 अपर होता है, ओके, एंड 2 डाउनर होता है। कौन कौन से क्या होते हैं वो नाम हम थोड़ी देर में बताएंगे। बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें मात्र 2 चैम्बर का हार्ट होता है, सिर्फ 2 चैम्बर का हार्ट होता है, तो उसको कहते हैं वेनस हार्ट। जैसे ये हार्ट हम लोग मान लेते हैं तो ये हार्ट सिर्फ 2 चैम्बर में प्रेजेंट होता है, एक अपर चैम्बर एक लोअर चैम्बर, ठीक है। ये फिशेज में ज़्यादा होते हैं, किसमें? फिशेज में, ठीक है। 2 चैम्बर्ड हार्ट, इसको हम लोग वेनस हार्ट कहते हैं। उसी तरीके से अगर 3 चैम्बर्ड हार्ट हो, अगर 3 चैम्बर्ड हार्ट हो तो उसको हम लोग कहते हैं, वो होते हैं ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में, ओके। और ये इस हार्ट को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन हार्ट्स, ट्रांजिशनल हार्ट्स। और जो हम लोग का 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है वो हम लोग का नॉर्मल हार्ट होता है, ओके, जो हम लोग मैमल्स में होते हैं। इस कोल्ड ब्लडेड एनिमल में एक एक्सेप्शन हम लोग क्रोकोडाइल को लेते हैं। जो क्रोकोडाइल होता है उसका भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ओके। चलिए, तो हम लोग बनाते हैं ह्यूमन हार्ट का एक। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये था हार्ट का डायग्राम, ओके। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला चीज़ देखने के लिए कि हम लोग जब ह्यूमन हार्ट के बारे में जानते हैं तो ये हमारा ह्यूमन हार्ट का सबसे सिंपलेस्ट फिगर है। ना ज़्यादा वेन्स बनाने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा कुछ और बनाने की ज़रूरत। जब आप लोग जब आगे इन फ्यूचर डॉक्टरी जब पढ़ते हो उस समय में आप लोग को हार्ट का फुल्ली एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद करना है, ठीक है। अभी याद करने के लिए, समझने के लिए इतना काफ़ी है, ओके। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन हार्ट, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसको ह्यूमन हार्ट क्यों कहा जाता है, हार्ट क्यों नाम पड़ा, ठीक है। तो देखिए, हार्ट एक टाइप का रेड ऑर्गन है, ठीक है, एक रेड मस्कुलर ऑर्गन है जिसका काम होता है
पंपिंग का। किस चीज़ के पंपिंग का? तो ब्लड के पंपिंग का। हार्ट इज अ रेड मस्कुलर ऑर्गन दैट इज अ फंक्शन टू पंप ब्लड टू दी बॉडी पार्ट्स। ठीक है, बॉडी पार्ट्स में ब्लड को पंप करना और बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करना, ये फंक्शन किसका है? तो हार्ट का फंक्शन है। ओके, अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो हार्ट का स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है। 4 चैम्बर्स ह्यूमन हार्ट को बांटा गया, क्योंकि हम लोग मैमल्स हैं तो हम लोग 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है हमारे पास। ठीक है, जो अपर का 2 चैम्बर होता है वो आर्ट्रिया होता है। ठीक है, जिसमें एक होता है राइट आर्ट्रियम, सेकेंड वन इज लेफ्ट आर्ट्रियम। देखिए जो ये होता है राइट आर्ट्रियम और दिस वन इज लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, ये समझिएगा। और जो नीचे वाला होता है वो उसको वेंट्रिकल कहते हैं। एक हो गया राइट वेंट्रिकल, सेकेंड वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, जो आपके राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल को बांटता है ये, और इसमें इस दोनों के बीच में एक वाल्व प्रेजेंट होता है। ठीक है, वाल्व यहाँ पे होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राई क्यों? क्योंकि इसके पास 3 कस्पिड, मतलब 3 कप्स को, अगर जैसे ये 2 हाथ है, ठीक है, इस टाइप से इसको हम रख देते हैं और एक और हाथ इधर से लगा देते हैं, तो ये 3 टाइप का वाल्व हो गया यहाँ पे, तो इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। यहाँ पे एक सिंगल वाल्व होता है, वो होता है सेमी लूनार वाल्व कहते हैं इसको। ठीक है, उसी तरीके से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो ये हो गया आपका लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों को जो बांटता है वो होता है बाइकस्पिड वाल्व। ओके, जब बाइकस्पिड वाल्व हो गया तो देखिए जो लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया, यहाँ पे एक वेन प्रेजेंट होता है, वो होता है पल्मोनरी वेन। जो आपका राइट आर्ट्रियम हो गया, वहाँ पे दो वेना कावा होता है, मतलब 2 टाइप के वेन्स होते हैं सुपीरियर, दूसरा होता है इन्फीरियर। उसी तरीके से जो आपका राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पे एक आर्टरी प्रेजेंट होता है जिसका फंक्शन है, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पे एक है अरोटा। ठीक है, तो ये था आपका ह्यूमन हार्ट का सबसे सिंपलेस्ट फिगर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका मैकेनिज्म, कैसे हार्ट ब्लड को पंप करता है। ठीक है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी होता है हार्ट के ब्लड के मैकेनिज्म को समझना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक होता है सुपीरियर वेना कावा, एक होता है इन्फीरियर वेना कावा। देखिए जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, हार्ट के ऊपर वाला हो जाता है अपर बॉडी, हार्ट के नीचे हो जाता है लोअर बॉडी। तो हार्ट के ऊपर जो हो गया अपर बॉडी, जो अपर बॉडी से जो ब्लड को लाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है, क्योंकि हम लोग के ब्लड में ऑक्सीजन का यूज हो गया तो वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो अपर बॉडी से जो लाता है वो होता है सुपीरियर वेना कावा, और जो लोअर बॉडी से लाता है, वो हो जाता है इन्फीरियर वेना कावा। कहाँ पे लाता है सुपीरियर और इन्फीरियर? तो लाता है राइट आर्ट्रियम में। कहाँ पे लाता है? राइट आर्ट्रियम में। जब ये राइट आर्ट्रियम से जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, राइट आर्ट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसका ब्लड कहाँ पहुँच जाता है? तो हमारे राइट वेंट्रिकल में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है? राइट वेंट्रिकल में। यहाँ से राइट वेंट्रिकल की ओर आया। ये चीज समझ गए? जब राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन, जब डाउनवर्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है? तो लंग्स में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है? लंग्स में। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आया कहाँ? राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम से कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया? लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, तो ब्लड में जो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, तो लंग्स से हम लोग के ब्लड को क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया, और ये पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। कहाँ आता है? लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। यहाँ पे देखिए, कंफ्यूज मत करिएगा, जैसे कि आर्टरी का फंक्शन होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, बट वेन का फंक्शन होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। बट हार्ट में हमारा एक एक्सेप्शन केस आता है, जो पल्मोनरी आर्टरी होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और जो पल्मोनरी वेन होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ओके, तो यहाँ से ब्लड लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ गया? लेफ्ट आर्टरियम में। कैसा ब्लड आया? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। कैसा ब्लड आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। जब लेफ्ट आर्ट्रियम का कंट्रैक्शन होता है तो ये ब्लड बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच जाता है। ठीक है, और इस लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये ब्लड कहाँ जाता है? पूरे बॉडी में जाता है।
समझ गए कैसे हमारे ब्लड का ये मैकेनिज्म होता है। देखिए फिर से एक बार समझिएगा, अपर बॉडी लोअर बॉडी से सुपीरियर और इन्फीरियर वेना का बहा कहाँ लेके आया, राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में यहाँ से पहुँच गया राइट वेंट्रिकल में, कब, जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ लेफ्ट और राइट आर्टरियम का। ओके, उसी तरीके से जब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये ब्लड कहाँ पहुँच गया, लंग्स में पहुँच गया। ओके, फिर लंग्स में ऑक्सीजन ब्लड में कैरी हुआ तो ब्लड आ गया कहाँ पे, तो लेफ्ट आर्टरियम में आया। जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वो बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए कहाँ पहुँच गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच गया। जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये बॉडी में चला गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि वाल्व, ये वाल्व का फंक्शन क्या है। तो देखिए अगर यहाँ पे ब्लड होता, ये वाल्व ना होता तो ये ब्लड यहाँ पे आने के बाद ये वापस से फ्लो बैक भी कर सकता था। तो इस फ्लो बैक को बचाने के लिए यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ट्राइकस्पिड 3 कस्पिड का वाल्व होता है, यहाँ पे बाइकस्पिड 2 कस्पिड का वाल्व होता है। ओके, तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। तो अभी तक हम लोग ने पढ़ चुका है मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल को। कार्डियक आप लोग जानते हो क्यों कहते हैं हम लोग हार्ट को, क्योंकि हार्ट जो हमारा होता है वो कार्डियक मसल से बना होता है। किस चीज़ से बना होता है, कार्डियक मसल से बना होता है। तो इसीलिए हम लोग हार्ट को कार्डियक भी कहते हैं और हार्ट के स्टडी को कार्डियोलॉजी भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कार्डियक साइकिल क्या होता है। आप लोगों ने मैकेनिज्म में पढ़ा कि हार्ट के अंदर ब्लड का फिलिंग होता है, ठीक है, यहाँ पे फिलिंग हुआ, यहाँ से फिलिंग हुआ, यहाँ से रिलीज होता है और यहाँ से भी रिलीज होता है। ओके, तो एक कॉन्ट्रैक्शन में जब ब्लड फिलअप होता है और जो बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सर्कुलेट होता है, उसी प्रोसेस को, उसी साइकिल को हम लोग कार्डियक साइकिल कहते हैं। किसको कहते हैं कार्डियक साइकिल, वन सीक्वेंस ऑफ ब्लड फिलिंग in heart and its circulation to body parts। ओके, देखिए जब हार्ट में ब्लड का फिलअप होगा और इसका बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सर्कुलेशन होगा, तो उसी को हम लोग कार्डियक साइकिल कहते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग का एक दिमाग में एक नाम आता है हार्ट बीट। व्हाट इज हार्ट बीट, बोलते हैं हम लोग हार्ट बीट हो रहा है, हार्ट बीट हो रहा है। कभी भी स्टेथोस्कोप अगर हम लोग कान में लगा के डॉक्टर के पास चेकअप करते हैं तो वो जो हम लोग का हार्ट बीट सुनता है वो हार्ट बीट होता क्या है, उस हार्ट बीट के बारे में जाने। व्हाट इज हार्ट बीट, तो हार्ट बीट इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ओके, क्या लिखा मैंने, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जब हार्ट में ब्लड फिलअप होगा तो ये रिलैक्स करेगा और जब यहाँ से रिलीज होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और एक बार रिलैक्स कर रहा है तो उसी को हम लोग हार्ट बीट कहेंगे। कैसे, देखिए कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग सिस्टोल कहते हैं और रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहते हैं। ओके, देखिए जब हार्ट का ऊपर में जो वेंट्रिकल्स ऑरिकल्स होते हैं, इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको हम लोग सिस्टोल कहते हैं और जब रिलैक्सेशन होता है तो उसको हम लोग डायस्टोल कहते हैं। तो हार्ट का एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन को ही हम लोग हार्ट बीट कहते हैं। एक एवरेज ह्यूमन जो होता है, अगर एवरेज ह्यूमन मान ले, मतलब एवरेज ह्यूमन किसको कह सकते हो, 70 kgs एवरेज ह्यूमन, जो एडल्ट ह्यूमन होता है। ओके, उसके अंदर में जो हार्ट बीट होता है 72 टाइम्स पर मिनट होता है। कितना, 72 टाइम्स पर मिनट। ओके, और 5 लीटर्स ब्लड को वो सर्कुलेट कर देता है पर मिनट। ठीक है, 72 टाइम्स पर मिनट हार्ट बीट होता है एंड 5 लीटर्स ब्लड पर मिनट सर्कुलेट होता है।
ठीक है, जब आदमी रिलैक्स पोजीशन पे बैठा रहे तब। अगर वो आदमी कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है तो इसका स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि आप लोग किसी भी टाइप का एक्सरसाइज कर लेते हो तो आप लोग ये चीज़ देखते हो कि आपका जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो हार्ट बीट इंक्रीज हो रहा है तो हार्ट का जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी इंक्रीज होगा। तो जब आदमी एक्सरसाइज कर रहा हो या फिजिकल कोई भी काम कर रहा हो तो ये दोनों चीज़ इंक्रीज कर जाता है। ओके, अब हम लोग एक चीज़ के बारे में जानेंगे, ईसीजी के बारे में। किस चीज़ के बारे में? ईसीजी के बारे में जानेंगे। आप लोग बहुत बार ऐसा हो सकता है डॉक्टर के साथ गए होंगे तो आप लोगों ने अब ये चीज़ देखा होगा, एक ग्राफ पेज होगा जिस पे ये रिप्रेजेंटेशन बनता है। ओके, तो दिस रिप्रेजेंटेशन ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ओके, इस ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये चीज जानना है। व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? तो ये इलेक्ट्रिक करंट रिकॉर्ड, देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट रिकॉर्ड होता है। किस चीज़ का इलेक्ट्रिक करंट रिकॉर्ड होता है? तो हार्ट का इलेक्ट्रिक करंट रिकॉर्ड होता है। कैसे आप कह सकते हो? तो देखो, हम लोग का बॉडी फुल्ली नर्व से सब कुछ एसोसिएटेड होता है, तो हार्ट का जो फंक्शन होता है ये वॉलेंट्री एक्शन होता है। इसको आप लोग इसको आप लोग अपने वश में नहीं कर सकते, आपके विल पावर में नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जब चाहें तो हार्ट को स्टॉप कर दिए, जब चाहें हार्ट को फंक्शन कर दिए, ये अपने आप चलते रह सकता है, ये आपके विल के बाहर होता है। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पे तो ये फंक्शन कैसे कर रहा है भाई, तो इसको जब हम लोग कुछ ऑर्डर नहीं दे रहे तो ये फंक्शन कैसे कर रहा है, तो ये नर्व्स के इम्पल्स से फंक्शन कर रहा है। आप लोग ये जानते हो कि जो हमारे बॉडी में कोई भी टाइप का फंक्शन होता है या फिर कोई भी टाइप का मैसेज होता है वो इम्पल्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में सर्कुलेट होता है। तो जब भी हम लोग हार्ट पे थोड़ा अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पहुंचाते हैं तो हार्ट एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। इसके अंदर जो कार्डियक मसल होता है वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है और इससे जो ग्राफ बनता है वही ग्राफ इलेक्ट्रोकार्डियो रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो यही होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जिस मशीन से ये चीज होता है, मशीन यूज्ड, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, देखिए इस चीज में कंफ्यूज मत करिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम प्रोसेस का नाम है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ग्राफ वो उस मशीन का नाम है जिससे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ओके, अब जो हम लोग पढ़ेंगे, यहां तक आपका हार्ट फिनिश हो गया है। ओके, अब जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो 3 टाइप्स थे, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट कंप्लीट हो गया, अब हमारा ब्लड और ब्लड वेसल्स बच गया। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड वेसल्स में। तो वेसल का मतलब आप लोग जानते ही हैं, वेसल मतलब होता है किसी टाइप का बर्तन। तो हमारे बॉडी में बर्तन तो नहीं प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, तो हमारे बॉडी में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कैरीज ब्लड। ठीक है, क्या ब्लड वेसल क्या होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किस चीज को कैरी करता है? ब्लड को कैरी करता है। तो ह्यूमंस बॉडी में मेनली 3 टाइप्स के ब्लड वेसल्स ही होते हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला आपका होता है आर्टरीज, द सेकेंड वन इज वेन्स एंड द लास्ट वन कैपिलरीज। ओके, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, आर्टरीज और वेन्स में स्लाइटली डिफरेंस होता है। और जब हार्ट आप लोग पढ़ रहे थे वहां पे 2 एक्सेप्शन केस भी आप लोग जाने थे। ठीक है, तो आर्टरीज और वेन्स को हम डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो इस टाइप से आप समझिएगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले इजी वे में देखिएगा, आर्टरीज जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। कौन सा ब्लड कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन्स जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है।
तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड कहने का मतलब क्या हुआ, तो ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा हो, और ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ना के बराबर हो और CO2 का अमाउंट ज़्यादा हो, उसको कहते हैं ये वेन्स, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जिसमें O2 का मात्रा ज़्यादा उसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, आर्टरीज का जो वॉल होता है वो थिक होता है, ठीक है, और मस्कुलर होता है। कैसा होता है, थिक एंड मस्कुलर। बट जो वेन्स होते हैं उसका थिन होता है और नॉन मस्कुलर होता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे तीसरा चीज, आर्टरीज के पास वाल्स एब्सेंट होते हैं, बट जो वेन्स होते हैं उसमें वाल्स प्रेजेंट होते हैं। वाल्स एब्सेंट और प्रेजेंट होने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, हम आप लोग से ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, वाल्स, जैसे ये आपका आर्टरीज है, मान लेते हैं कि ये आर्टरीज है, ओके। आर्टरीज जो होता है वो ब्लड कहाँ से लाता है, तो आर्टरीज हार्ट से ब्लड कहाँ तक पहुँचाता है, तो बॉडी तक पहुँचाता है, बॉडी पार्ट्स तक, बॉडी तक पहुँचाता है, हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, ओके। और जो वेन्स होते हैं वो बॉडी पार्ट से ब्लड को कहाँ लाता है, तो हार्ट में लाता है। कहाँ लाता है, तो हार्ट में लाता है। अब देखिएगा ये चारों का मतलब क्या होता है, देखिए जो हार्ट से जब ये ब्लड को कैरी करता है तो हार्ट फुल प्रेशर के साथ ब्लड को फेंकता है, ठीक है। तो जो आर्टरीज होते हैं उस प्रेशर को झेलने के लिए उनका वॉल थोड़ा थिक होता है और मस्कुलर होता है। अचानक से ब्लड ज़्यादा हो जाएगा तो ये हो सकता है थोड़ा इलास्टिक वे में थोड़ा इंक्रीज करेगा अपने साइज को। जब ये अपना रेडियस इंक्रीज करेगा तो ये मस्कुलर अगर नहीं रहेगा तो ये वेन्स हो सकता है टूट जाए या कट जाए, ओके। तो इसीलिए इसका वॉल थोड़ा थिक होता है और ये मस्कुलर होता है, इलास्टिक वे में होता है। और इसमें वाल्स एब्सेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि ब्लड इतने प्रेशर के साथ मूव करता है कि ब्लड फ्लो बैक नहीं कर सकता है। एक बार प्रेशर रहता है, जैसे आप लोग पाइप देख लेते हो, जब प्रेशर वाला पाइप लेते हो, आप लोगों ने फुल में पानी दिया होगा, ठीक है। अगर फुल प्रेशर के साथ टंकी से आप जोड़ते हो तो फुल प्रेशर के साथ पानी आता है, तो उसमें ऐसा तो नहीं होता कि पानी वापस टंकी में भी चला जाता है। तो वही चीज यहाँ पर भी आर्टरीज के साथ भी होता है, इतने प्रेशर के साथ ब्लड आता है कि वापस से ये ब्लड फ्लो बैक ना कर सके, ठीक है। बट वेन्स के साथ ये प्रॉब्लम है, इसमें जो ब्लड होता है ये बॉडी टू हार्ट जाता है, ठीक है। तो इसमें ब्लड का फ्लो बैक होना लाजमी है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा। अब अगर मान लेते हैं हम यहाँ से ब्लड यहाँ पे इनर्ट किए, इसमें से ब्लड अंदर गया, तो अब ये यहाँ से तो वापस नहीं जा सकता है। मान लेते ये वाल्व है आपका, अब यहाँ से ब्लड पास किया तो ये यहाँ से खुल गया वाल्व, वाटर तो ये ब्लड तो नीचे चला गया, बट जब वो ऊपर आना चाहेगा तो ये वाल्व क्लोज हो जाएंगे, तो ब्लड फ्लो बैक नहीं कर सकेगा। इसीलिए इसमें वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें वाल्व्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं कैपिलरीज में, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कैपिलरीज आर्टरीज जो होते हैं वो आर्टरीज जब आगे बढ़ते हैं, कभी कभी आर्टरीज जो होते हैं वो ब्रांचेस में टूट जाते हैं, थिन ब्रांचेस, वेरी थिन ब्रांचेस में टूट जाते हैं। उन ब्रांचेस को हम लोग आर्ट्रियोल्स कहते हैं, ओके। और जो ये आर्ट्रियोल्स होते हैं ये और भी थिन ब्रांचेस में टूटते हैं, जिसको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं, ओके। देखिए आर्टरीज आर्ट्रियोल्स में टूटते हैं जो बहुत थिन होते हैं, और ये जो आर्ट्रियोल्स होते हैं वो कैपिलरीज में ब्रांच हो जाते हैं, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा थिन वो ब्लड वेसल होता है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखिएगा, मान लेते हैं ये हमने हार्ट का डायग्राम बनाया, ओके, सिंपल बट इफेक्टिव, ओके। मान लेते हैं ये हम लोग हार्ट का डायग्राम बताया। यहाँ पे हमने आपको बताया था यहाँ पे एक बीच में सेप्टम होता है जो इस हार्ट को इस हार्ट से डिवाइड करता है, ओके। और यहाँ पे एक वाल्व होता है जो 2 कस्पिड्स के होते हैं, मतलब 2 कप्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे वाल्व 3 कप्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बाइकस्पिड हो जाता है और ये ट्राइकस्पिड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, जो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लंग से आया, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसको हम लोग ब्लू कलर से डिनोट कर सकते हैं, ओके। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो ब्लू कलर से डिनोट किया और यहाँ से फिर बॉडी पार्ट्स में वो चला गया, ठीक है। अब देखिएगा, जो यहाँ पे हमने बताया था आपको सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, जो बॉडी के अपर पार्ट और लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, ओके। तो ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमने रेड से डिनोट किया, और फिर ट्राइकस्पिड वाल्व से ये डाउनर में चला जाता है
और यहाँ से रिलीज होके कहाँ वापस जाता है, तो लंग्स में जाता है। कहाँ जाता है, लंग्स में। तो ये ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हम लोग ब्लू कलर से डिनोट कर सकते हैं, और जो डीऑक्सीजनेटेड होता है उसको हम लोग रेड कलर से डिनोट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग कैपिलरीज की ओर। तो कैपिलरीज में एक चीज जानिए कि कैपिलरीज जो होता है वो जंक्शन का काम करता है और एक मेम्ब्रेनस परमिएबल मेम्ब्रेन का भी काम करता है। कैसे आप लोग कह सकते हो, तो देखिए कैपिलरीज बॉडी के उस छोटे पार्ट तक भी पहुंच जाता है जहां पे आर्टरीज और वेन्स नहीं पहुंच सकते। जैसे देखिए ये हो गया सेल, सेल इतना छोटा होता है कि हमारे नेकेड आई से दिखता भी नहीं, तो उस तक ब्लड कौन पहुंचाएगा, ठीक है, ब्लड वहां पे कैपिलरीज पहुंचाते हैं। ठीक है, फिर वहां से ब्लड लाएगा कौन भाई, तो भी वहां से ब्लड लाता है कैपिलरीज। तो ये एक मेम्ब्रेन का काम करता है जिसमें फूड सब्सटेंसेस हो गए, रेस्पिरेटरी गैसेस हो गए, उसका एक्सचेंज होता है। ओके, जैसे देखिए ये सेल है और यहाँ पे कैपिलरीज आया, ठीक है, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन इसको पहुंचा दिया और यहाँ से CO2 ये ले लिया डिफ्यूजन के द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल्स, डिफ्यूजन के द्वारा फूड पार्टिकल्स, ये सब चीज एक दूसरे की जगह से परमिलेट करता है। ओके, तो ये था कैपिलरीज पे। अब देखिए जो कैपिलरीज जो होता है वो हमारे फुल बॉडी में हर एक नेटवर्क में प्रेजेंट होता है। एक डेंस नेटवर्क होता है कैपिलरीज का जो बॉडी के एक स्मॉलर से स्मॉलर पार्ट तक पहुंचाता है। आपने अपने आईज को भी देखा होगा, आपके आईज में भी रेड कलर का आपने देखा होगा इस टाइप का स्ट्रक्चर। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों ने अपने आईज में देखा है वो कुछ नहीं, कैपिलरीज होता है। ठीक है, कैपिलरीज में बहुत टाइप के सेल्स होते हैं, कोन सेल्स, रॉड सेल्स, उस तक भी ब्लड पहुंचाना होता है, तो ये कैपिलरीज ही पहुंचाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग का ब्लड वेसल्स कंप्लीट हो गया। जब हम लोग आगे बनाएंगे तो आगे हम लोग का होगा ब्लड के बारे में। क्लास 9 में जब आप लोगों ने टिश्यू पढ़ा था तो वहां पे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपने पढ़ा था। ओके, तो ब्लड का लगभग 90% आपने 9 क्लास में ही पढ़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो 10% है वो बस आपका रिकॉल होगा। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं ब्लड के लिए। तो ब्लड के लिए आप लोग जानते ही हैं, अ फ्लूइड मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो ब्लड होता है एक टिश्यू होता है जो फ्लूइड के फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है, फ्लूइड के फॉर्म में होता है, जो मोबाइल होता है। मोबाइल कहने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसमिट होने वाला। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे है तो यहाँ से ये यहाँ पे ट्रांसमिट हो सकता है, तो इसको मोबाइल कह सकते हैं या फिर लोकोमोटरी भी कह सकते हैं। एक कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव कहने का मतलब ये इसको इससे कनेक्ट करता है। तो किस फॉर्म में कनेक्ट करता है, इसका फूड यहाँ तक पहुँचाना, इसका गैस यहाँ तक पहुँचाना, या फिर इसका गैस यहाँ तक पहुँचाना। तो ये एक कनेक्शन का काम करता है ब्लड। ओके, हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा था कि ब्लड में 2 कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं सॉलिड कॉम्पोनेंट्स और दूसरा होता है लिक्विड कंपोनेंट। ओके, सॉलिड कंपोनेंट में आपका आ जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। ओके, और लिक्विड कंपोनेंट आपका हो जाता है प्लाज्मा। जो लिक्विड कंपोनेंट प्लाज्मा होता है वो फुल ब्लड का 55% होता है। मान लेते हैं अगर 100 ml ब्लड है तो उसमें 55 ml क्या होगा, प्लाज्मा होगा, और जो 45% बच जाता है वो आपका सॉलिड कंपोनेंट जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिले होते हैं। ओके, आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो आप लोगों ने आरबीसी का बायोलॉजिकल नेम भी जाना होगा कि आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ओके, तो इरिथ्रोसाइट का फंक्शन, ल्यूकोसाइट का फंक्शन और थ्रोम्बोसाइट का फंक्शन भी आप लोग जानते हैं। इरिथ्रोसाइट का ज़्यादा फंक्शन होता है, ये ब्लड को कैरी करता है। तो ब्लड कैरी करता है किस फॉर्म में, तो इरिथ्रोसाइट के अंदर एक रेड पिगमेंट होता है, उस रेड पिगमेंट को हेमियोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, जब आप लोग 9 क्लास पढ़े होंगे तो वहां पे आपको बताए थे हम कि हेमियो मतलब एक टाइप का आयरन होता है, ठीक है, और ग्लोबिन एक टाइप का प्रोटीन होता है। तो हेमोग्लोबिन एक टाइप का आयरनस प्रोटीन होता है। ओके, इसी कारण से इसका जो कलर होता है रेड होता है, और ये जब ब्लड में प्रेजेंट होता है तो ब्लड का भी कलर रेड दिखने लगता है। ठीक है, जब आगे इसका फंक्शन होता है, ये O2 कैरी करता है, मतलब रेस्पिरेटरी गैसेस को
गैसेस को कैरी करता है। क्या करता है? रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी करता है। उसी तरीके से जब हम लोग ल्यूकोसाइट्स में आ जाते हैं तो ल्यूकोसाइट WBC का बायोलॉजिकल नेम है, वाइट ब्लड सेल्स का बायोलॉजिकल नेम है। ल्यूकोसाइट्स हमारे बॉडी में क्या करते हैं? तो डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, क्या करते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म चलाते हैं। जैसे कि बॉडी में अगर किसी भी टाइप का पैथोजन घुस गया तो उस पैथोजन को खत्म करने का काम किसका है? ल्यूकोसाइट का काम है। उसी तरीके से थ्रोम्बोसाइट होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, वो प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? कोगुलेशन, मतलब ब्लड को जमाना, या फिर ब्लड जहाँ पे अगर कहीं पे कट फट गया है तो वहाँ पे वाइट फाइबर्स, येलो फाइबर्स को पहुँचा के वहाँ पे वापस से उस घाव को भरना, ये काम हो जाता है थ्रोम्बोसाइट्स का। चलिए, तो यहाँ पे अब जो था सॉलिड कंपोनेंट के बाद जो हमारा लिक्विड कंपोनेंट होता है वो है प्लाज्मा, ठीक है। तो व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा एक येलोइश कलर लिक्विड है। प्लाज्मा क्या है? एक येलोइश कलर्ड लिक्विड, ठीक है, जिसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं अमीनो एसिड, फैट्स, प्रोटीन्स, उसी तरीके से आयंस ऑफ सोडियम हो जाते हैं, पोटेशियम हो जाते हैं, मैग्नीशियम हो जाते हैं। इसी तरीके से ये सारे चीज़ इसके कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा एक लिक्विड कंपोनेंट होता है जिसके अंदर हमारे जो कॉर्पोसेल्स होते हैं, मतलब जो सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं, वो फ्लो करते हैं, ठीक है। सॉलिड कंपोनेंट्स है तो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसलोकेट होने के लिए क्या चाहिए? तो उनको एक मीडियम चाहिए। तो मीडियम कौन है? प्लाज्मा वो मीडियम है, ओके। ये ब्लड का 55% पार्ट होता है और 45% पार्ट सॉलिड कंपोनेंट, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तो अब जो लास्ट चीज बच गया वो है फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो फंक्शन जानेंगे ब्लड का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो आप लोग सोचते होंगे कि ब्लड का फंक्शन कैसे लिखना है। तो आपके पास इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, तो सबका फंक्शन एक एक करके भी लिख देंगे तो फुल ब्लड का फंक्शन हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं, ठीक है। तो आरबीसी का फंक्शन क्या होता है? ये कैरी करता है किस चीज को? तो O2 को कैरी करता है, CO2 को कैरी करता है, मतलब रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी करता है। आगे जब बढ़े तो ये न्यूट्रिशंस को भी कैरी करता है, ठीक है। ब्लड का क्या फंक्शन होता है? न्यूट्रिशन को कैरी करना, यहाँ से वहाँ तक पहुँचाना। उसी तरीके से वेस्ट मटेरियल जो सेल से रिलीज होते हैं उसको भी यहाँ से यहाँ पहुँचाना, जहाँ से वो बाहर निकल सके, वो भी फंक्शन किसका होता है? तो ब्लड का फंक्शन होता है। उसी तरीके से हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म कौन देता है? तो डिफेंस मतलब प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन डब्ल्यूबीसी देता है, तो ये भी एक फंक्शन हो सकता है। उसी तरीके से जो बॉडी टेम्परेचर होता है, तो बॉडी टेम्परेचर को भी ब्लड ही मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। इसी तरीके से आप ब्लड का फंक्शंस लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो हम लोग को पढ़ना है वो है ब्लड प्रेशर। यहाँ पे ब्लड प्रेशर समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कि यार ब्लड प्रेशर है क्या, समझना है कैसे इसको, ठीक है। तो समझना बहुत इजी है। देखिए ब्लड प्रेशर आखिर कहते हैं किसको है? यहाँ पे कभी कभी लिख देता है कि 120/80 mm, तो ये समझने में नहीं आता कि ये 120 और 80 है क्या। तो ये समझना देखिए कितना ईजी। आप लोग सिस्टोल डायस्टोल जानते हो, उससे पहले समझ लेते हो व्हाट इज ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाई हार्ट, ठीक है। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? द प्रेशर exerted by heart to pump the blood, ठीक है। ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं? तो हार्ट का जो प्रेशर होता है जिससे वो ब्लड को पंप करता है, हार्ट जो प्रेशर लगाता है जिससे ब्लड बॉडी में पंप होता है, उसी प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब हम लोग ये चीज़ जाने हैं कि सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है। सिस्टोल मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जैसे Hg ये लिखे 120 mm/Hg, मतलब 120 मिलीमीटर पर हाइड्रोग्राम। मरकरी का जो रियल नेम है वो हाइड्रोग्राम होता है, उसी हाइड्रोग्राम को हम लोग Hg लिखते हैं। मतलब Hg का जितना अमाउंट है उसमें ब्लड का कितना पोर्शन उठना चाहिए, कितना प्रेशर होना चाहिए ब्लड का? तो 120 mm,
ठीक है। उसी तरीके से जब रिलैक्सेशन होता है, जब हार्ट रिलैक्स करता है तो उस रिलैक्सेशन में जो प्रेशर होना चाहिए वो 80 mm होना चाहिए। तो जो 120 होता है वो कॉन्ट्रैक्शन का होता है और 80 क्या होता है, उसके रिलैक्सेशन का होता है। मतलब सिस्टोल का 120 mm पर Hg और डायस्टोल का 80 mm पर Hg। अब देखिए, तो ये जो ब्लड प्रेशर हम लोग नापते हैं वो जिस मीटर से नापते हैं, जिस मशीन से नापते हैं, उसका नाम होता है स्फाइग्मोमैनोमीटर। SPHYGMOMANOMETER, स्फाइग्मोमैनोमीटर। इसी मशीन से हम लोग ब्लड प्रेशर को नापते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग ने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ लिया। अब जो हमारा चीज़ बच गया वो है ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम और प्लांट में थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें आप लोग वास्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम के बारे में जानेंगे। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अब तक के लिए थैंक